इंडियन आर्मी की स्थापना यूं तो आजादी के बाद यानी 1947 में हुई, लेकिन इसकी नींव अंग्रेजों ने 1776 में रख दी थी। कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी के राज के दौरान इंडियन आर्मी का गठन किया गया था। हालांकि इसमें बड़ा बदलाव प्रथम विश्व युद्ध के बाद आया। युद्ध के बाद कई विदेशी सैनिक भारत छोड़कर चले गए थे। ऐसे में अंग्रेजों ने भारतीयों को सेना का हिस्सा बनाया। उन्होंने गोरखा, पठान, डोगरा, राजपूत, सिख और अन्य कम्युनिटी को अलग अलग आर्मी में शामिल किया। ब्रिटिश राज के समय भारतीय सेना के जो रेजिमेंट बनाए गए थे वो भारत की आजादी के बाद भी बने रहे। अंग्रेजों ने जब तक भारत पर राज किया तब तक वे भारतीय कृषि का फायदा लेते रहे। वे भारतीय किसानों से पारंपरिक खेती न करवाकर ब्रिटिश लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए अलग अलग खेती कराते थे। ऐसा करने से किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ता था। हालांकि इस दौरान किसानों को कई ऐसी तकनीकें सीखने को भी मिली जो वे नहीं जानते थे। उन्होंने सिंचाई करने के नए तरीकों के बारे में जाना। इससे पहले वे पारंपरिक तरीकों से ही सिंचाई करते थे। खासकर पंजाब की सिंचाई टेक्नोलॉजी ने भारतीय कृषि में क्रांति ला दी। ग्रीन रिवॉल्यूशन भी इसी का हिस्सा है। 6. शिक्षा का विस्तार। भारत में शिक्षा का विस्तार करने के श्रेय हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर लॉर्ड मैकॉले को जाता है। उन्होंने यहाँ पर मैकॉले सिस्टम के जरिए शिक्षा विस्तार किया। हालांकि कई लोग उन्हें भारत की सफल पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को खत्म करने का दोषी भी मानते हैं। मैकॉले की इस प्रणाली के चलते देश में यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की स्थापना हुई। अंग्रेज इनके माध्यम से यहाँ पर वेस्टर्न नॉलेज और कल्चर को बढ़ावा देने लगे। उन्होंने मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्ट, साइंस संबंधित कई कोर्सेज का यहाँ विस्तार किया। अंग्रेजों की इस शिक्षा नीति का लक्ष्य संस्कृत, फारसी और अन्य लोक भाषाओं की जगह अंग्रेजी का वर्चस्व कायम करना था। 1857 के बाद ब्रिटेन ने औपनिवेशिक सरकार को मजबूत किया और अदालती प्रणाली के माध्यम से अपनी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया। इसके लिए कई कानूनी प्रक्रियाएं स्थापित की गई। नई कानून व्यवस्था में दीवानी और फौजदारी प्रक्रिया को नई दंड संहिता के रूप में प्रस्तावित किया गया। 1860 से 1880 में जन्म, मृत्यु सर्टिफिकेट, विवाह सहित दत्तक, संपत्ति दस्तावेज और अन्य कार्यों से संबंधित सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिए। वायसराय, जो किसी देश या प्रांत पर अपने प्रभु या राजा के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है और जिसे संप्रभु के नाम पर कार्य करने का अधिकार है। और संज्ञा, एक अदालत जो वायसराय की प्रशासनिक जिम्मेदारियों को साझा करती थी, अक्सर उसे बाधित करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती थी। मुख्य शक्ति भारत के वायसराय के पास थी। 1858 के बाद के घटनाक्रम ने वायसराय को पर्याप्त शक्ति से अधिक दिया था। 1861 के भारतीय परिषद के अधिनियम ने अपनी कार्यकारी परिषद के ऊपर वायसराय के अधिकार को मजबूत किया। एक वायसराय एक अधिकारी होता है जो देश, उपनिवेश, शहर, प्रांत या उपराष्ट्रीय राज्य चलाता है, जो क्षेत्र के राजा के प्रतिनिधि के रूप में और उसके नाम पर होता है। कोलोनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य था पूरी दुनिया को ईसाई बनाना और केवल ब्रिटेन ही नहीं, हर यूरोपीय उपनिवेशवादी देश का यही उद्देश्य था। कोलंबस जब प्रथम बार कैरिबियाई द्वीप पर पहुंचा तो उसके मन में सबसे पहले यही विचार आया कि यहाँ के मूल निवासी इतने सरल हैं कि इन्हें गुलाम बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इनका कोई रिलीजन भी नहीं है तो इन्हें ईसाई भी बनाया जा सकता है। यूरोप के लिए नई दुनिया के देशों तक जाने वाले समुद्री मार्गों की खोज होने के बाद नाविकों के साथ साथ पादरी भी जाते थे और सबको ईसाई बनाते थे और जो नहीं बनता था उसको भयंकर यातनाएं देते थे। इसके अतिरिक्त दूसरे देशों को लूटना और अपना घर भरना भी एक उद्देश्य था कोलोनाइजेशन का। कारखानों के लिए मजदूर और कच्चा माल सस्ते में मिल जाते थे उन्हें। भारत में ब्रिटिश व्यापार करने के बहाने सन 1600 के आसपास आए। उसके बाद यहाँ के मुगल शासकों से व्यापार करने की अनुमति मांगी। उसके बाद धीरे धीरे व्यापार करने लगे। लगभग 150 वर्षों के बाद 1757 में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने छल से बंगाल के नवाब को हराया। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, इसमें दिल्ली के मुगल बादशाह को भी पराजित किया। उसके बाद अंग्रेजों का अधिकार भारत पर हो गया। अंग्रेजों के द्वारा लगभग 190 वर्ष यानी 1757 से 1947 तक शासन किया गया।